गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज आपका एनटीएस मंथन का पहला टेस्ट हुआ और पेपर काफ़ी अच्छा बना था, रेलेवेंट पेपर बना था, बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान नहीं। और अगर आप तैयारी करके पेपर देंगे तो हमेशा पेपर अच्छा होगा। तो ये क्योंकि पहला टेस्ट था तो हो सकता है आप उतनी अच्छी तरीके के साथ पेपर ना दे पाए हों, लेकिन अगले टेस्ट के लिए आपको टाइम मिलेगा, पूरा शेड्यूल आपके पास है ही है, तो उसकी आप लोग तैयारी ठीक से कर लीजिए। और अब हम लोग इस मंथन एनटीएस मंथन टेस्ट के पहले टेस्ट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी इसको डिस्कशन को हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ये है तो स्टार्ट करें भाई हम लोग, ठीक है, जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कि इनमें से किसकी डायमेंशन सेम है। तो हीट की डायमेंशन कभी भी टेम्परेचर के बराबर नहीं हो सकती। ये देखिए, ये है टेम्परेचर और ये है हीट। तो हीट की डायमेंशन टेम्परेचर के बराबर हो नहीं सकती। टेम्परेचर और मोल की डायमेंशन कभी बराबर नहीं हो सकती। पी वी इज इक्वल टू nRT, ये है टेम्परेचर और ये है मोल, इनकी डायमेंशन कभी भी सेम नहीं हो सकती। हीट और वर्क, अब हीट की डायमेंशन, हीट एक प्रकार की एनर्जी है और एनर्जी होने की वजह से mL2T-2, और वर्क भी एक प्रकार की एनर्जी है, इसलिए वर्क की डायमेंशन भी mL2T-2 होती है, इसलिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। और स्पेसिफिक हीट और इस हीट की डायमेंशन कभी सेम नहीं हो सकती। Q इज इक्वल टू MS डेल्टा थीटा, तो ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, इनकी डायमेंशन कभी भी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी डायमेंशन में ये सब है प्रोपोर्शनल में और इसकी डायमेंशन में ये सब होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो कभी भी बराबर नहीं हो सकते। बात आपको समझ में आ गई है। तो किसकी किसकी डायमेंशन सेम होगी? हीट की और वर्क की, दोनों ही एक प्रकार की एनर्जी होती है, दोनों ही एक प्रकार की एनर्जी होती है। स्टीफन्स कांस्टेंट की डायमेंशन और हीट कैपेसिटी की यूनिट्स के बारे में बात हो रही है। तो स्टीफन्स ने कहा था कि हीट रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। तो हीट पर सेकेंड, ये तो हो गया वाट, हीट पर सेकेंड वाट हो गया, और ये मीटर स्क्वायर हो गया, और ये सिग्मा, और ये केल्विन की पावर हो गया 4। तो जब इधर आएगा तो सिग्मा की डायमेंशन क्या होगी बताइए? वाट, और मीटर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और के नीचे आके ऊपर जाएगा तो के की पावर -4, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका वाट मीटर स्क्वायर की पावर 4, ये वाला ऑप्शन सही होगा। और फिर हीट कैपेसिटी, तो Q इज इक्वल टू MS डेल्टा थीटा। तो ये जो MS है इसी को हम लोग थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी कहते हैं, Q अपॉन डेल्टा थीटा। तो ये दिस इज जूल और दिस इज केल्विन, तो यूनिट बनेगी जूल केल्विन इनवर्स, ठीक है ना, जूल केल्विन इनवर्स। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है, क्वेश्चन अच्छा है। इसके बाद देखिए, ए की डायमेंशन पूछी जा रही है डाइन्स और सेंटीमीटर के टर्म्स में। तो इस ब्रैकेट को देख के आपको पता चल गया होगा कि A अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन प्रेशर की डायमेंशन के बराबर होगी। इस प्रकार से A की डायमेंशन P V स्क्वायर होगी, और प्रेशर जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये V की पावर 2 यानी कि मीटर या सेंटीमीटर की पावर हो जाएगा 6। तो ये यूनिट हो गया डाइन फोर्स की यूनिट, और इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर की पावर 6। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर क्यूब है, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में दिया है, सीजीएस में दिया हुआ है, इसलिए हमको सीजीएस में लिखना है, ठीक है ना। तो वी की डायमेंशन, वी की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, तो वी स्क्वायर की यूनिट सेंटीमीटर की पावर 6 होगी। जब ये कैंसिल आउट होगा तो क्या आ जाएगा बताइए? डाइन सेंटीमीटर की पावर 4, ठीक है ना, डाइन सेंटीमीटर की पावर 4। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद आइए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट है मिनिमम लीस्ट काउंट।
कौन सबसे छोटे से छोटी दूरी को नाप रहा है। तो जरा देखिए चौथे ऑप्शन में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ अप टू विद इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अरे बाबा, वेवलेंथ ऑफ लाइट का जो ऑर्डर होता है, वो एंगस्ट्रॉम्स में होता है, जबकि वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट ज़्यादा से ज़्यादा 0.01 mm और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.001 mm इस ऑर्डर का होता है। ये तो आपको मालूम ही होगा। और ये भी देखिए मिलीमीटर के ऑर्डर का आएगा, है ना, और ये एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। तो बताइए मिनिमम लीस्ट काउंट किसका होगा। आपको देखते ही बता देना चाहिए कि वेवलेंथ ऑफ लाइट से भी कम, यानी एंगस्ट्रॉम से भी कम जो चीज़ नप रही है वही मिनिमम लीस्ट काउंट होगा। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये भी क्वेश्चन कॉमन सेंस का है, कॉमन सेंस से ही सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि हमें चारों ऑप्शन निकाल के देखना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर और स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट 0.001 मिलीमीटर के ऑर्डर के लगभग होती है। और तीसरे ऑप्शन में चीज़ें मिलीमीटर में दी थी, तो लीस्ट काउंट भी मिलीमीटर के ही ऑर्डर की होगी, जबकि वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। आइए मेन स्केल डिवीज़न, अच्छा वर्नियर का सवाल है ये, और इसमें मेन स्केल के वर्नियर स्केल के n डिवीज़न मेन स्केल के n-1 डिवीज़न के बराबर हैं, और मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू a दी हुई है, और वर्नियर स्केल के नंबर ऑफ डिवीजन्स n हैं, और मेन स्केल के नंबर ऑफ डिवीजन्स n-1 एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिए, n2 माइनस n1 अपॉन n2 इंटू m, ये वर्नियर की लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है। तो n2 इज n एंड n1 इज n-1 अपॉन n इंटू a। तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/n a, यानी कि a/n सेंटीमीटर के, और सेंटीमीटर में आंसर आएगा, क्योंकि ऊपर a का मान सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेकिन आंसर हमको मिलीमीटर में फाइंड करना है। तो हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये 10/n मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन 4 सही है। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा। In an experiment, the percentage error in the quantities of A, B, C and D are 1, 2, 3, 4% respectively. तो x और y में परसेंटेज एरर हमें फाइंड करनी है। तो एक्सप्रेशन को देखकर देखिए मालूम पड़ जाता है कि परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू, पावर को आगे लेके आते हैं, तो 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन a प्लस पावर को आगे लेकर आइए, तो 1/2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन b। ये सवाल किसी का गलत नहीं हुआ होगा उम्मीद है। और 1/3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन c, और उसके बाद 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन d। किसी का ये सवाल उम्मीद है गलत नहीं हुआ होगा। तो 2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस 1/3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4%। सो 2 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 12, ये आपका 16% की एरर आ रही है x में, और एक ही ऑप्शन है ये वाला, तो इसको आप सही कर दीजिए। y की एरर निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में यही ऑप्शन है जिसमें 16% लिखा हुआ है। फिर भी आप निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज एरर इन y इज इक्वल टू 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन a प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन b। ये सवाल किसी का भी उम्मीद गलत नहीं हुआ होगा। एंड 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन c प्लस 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन d। तो आप यहाँ पर रख देंगे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो आपको 14% मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपने आराम से कर लिया होगा। और अब आ जाइए रेजिस्टेंस में होने वाली एरर, और लेंथ के मेजरमेंट में होने वाली एरर, और डायमीटर के मेजरमेंट में होने वाली एब्सोल्यूट एरर दी हुई है।
और फाइंड एरर इन कैलकुलेशन ऑफ इट्स रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी में होने वाली एरर निकालनी है और आंसर परसेंटेज में दिए हैं। इसका मतलब है कि आंसर हमको परसेंटेज में ही फाइंड करना है। आइए सॉल्व करते हैं। R = रो L/A। पहले फार्मूला बना लें हम लोग। A का मतलब हो गया पाई r²। R यहाँ पर रेडियस है, पाई r², और क्योंकि डायमीटर के फॉर्म में आंसर है इसलिए इसको डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो R = d/4, तो डायमीटर स्क्वायर बाई 4। R = डायमीटर बाई 2, तो r² का मतलब हो गया r² का मतलब हो गया d²/4। बात समझ में आ रही है? तो r की जगह पे r² की जगह पे लिख दिया d²/4, ऊपर चला गया। इस प्रकार से जो रो के लिए फॉर्मूला बन गया, रो बराबर पाई r d²/4l। तो अब आप परसेंटेज एरर लिखने जा रहे हैं हम लोग। तो पहले हम लोग रिलेटिव एरर लिखेंगे। ये देखिए, ये रिलेटिव एरर है, तो पावर को प्रोडक्ट बनाएंगे। तो डेल्टा R/R रेजिस्टेंस में होने वाली रिलेटिव एरर, उसके बाद 2 टाइम्स डेल्टा D/D है ना, और उसके बाद डेल्टा L/L। ठीक है ना भाई? और पाई और 4 कांस्टेंट नंबर्स हैं, इनको कभी मेजर नहीं किया जाता, इसलिए पाई और 4 में कोई एरर नहीं होगी, इसलिए इनको हमने कट कर दिया है। केवल R मेजर किया गया है, D मेजर किया गया और L मेजर किया गया, तो इन्हीं में एरर्स होंगी और हमें वही लिखना है। बाकी पाई और 4 नापे नहीं जाते, और जो चीज़ें नापी नहीं जाती हैं उनमें कोई एरर भी नहीं होता है। ठीक है? तो डेल्टा R आप देख पा रहे होंगे 1/65, और फिर 2 टाइम्स डेल्टा D में होने वाली एरर 0.5, और बाई D की वैल्यू 10, और L में होने वाली एरर 0.1/L मतलब 5। ये आ गया आपका रिलेटिव एरर। तो 1/65 प्लस 1/10 प्लस 0.1/5। ठीक है ना? अब आ जाते हैं परसेंटेज एरर में। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए रिलेटिव एरर में हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिलेटिव एरर है 1/65 प्लस 1/10 प्लस 0.1/5 और इंटू 100। तो 100 को अंदर लेकर आएंगे तो 100/65 प्लस 100/10 प्लस 10/5। ठीक है ना? तो ये लगभग 1.5 के आसपास, और ये 10 और ये 2, तो ये 12 और 13.5 के आसपास का रिजल्ट आएगा। 13.5%, यानी कि ऑप्शन आपका 13 मोस्ट क्लोज आंसर चॉइस किया जाता है। तो आंसर क्या चॉइस किया जाएगा? 13%। आंसर तो वैसे 13 पॉइंट समथिंग है, लेकिन मोर करेक्ट में हम लोग सेकंड ऑप्शन को चॉइस करेंगे। अच्छा सवाल है। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ 2 मासेस। ये 2 मासेस हैं जिनको नापा गया है, ये, और दोनों में होने वाली परसेंटेज एरर हमको फाइंड करनी है। तो आइए पहले फर्स्ट मास में होने वाली रिलेटिव एरर को देखें। तो रिलेटिव एरर में लिखने में ऊपर लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर, यानी कि ये 0.01, एब्सोल्यूट एरर अपॉन वैल्यू कितनी 1.02, और परसेंटेज एरर लिखेंगे तो क्या करेंगे? परसेंटेज एरर लिखेंगे तो रिलेटिव एरर जो भी है उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/1.02, यानी कि लगभग 1 आएगा। और अब सेकेंड मास के लिए डेल्टा M2/M2, तो डेल्टा M2 यहाँ लिखा रहता है, एब्सोल्यूट एरर यहाँ लिखी रहती है और वैल्यू यहाँ लिखी रहती है। ठीक है ना? तो 0.01/9.8
9 लगभग 10 ही है समझ लो। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100, तो ये 1 अपॉन लगभग 9.89, तो ये लगभग 0.1 के आसपास, यानी कि लगभग 1/10, यानी कि लगभग 0.1 के आसपास का रिजल्ट आएगा। तो 1% एंड 0.1%, 1% एंड सेकेंड ऑप्शन, ठीक है ना। तो अच्छा सवाल है। इसमें 2 मासेज हैं, दोनों मासेज में होने वाली एब्सोल्यूट एरर्स दी हुई हैं, ये देखिए, और मासेज की मेजर्ड वैल्यूज भी दी हुई हैं, और परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर निकालने के लिए पहले रिलेटिव एरर लिख लेते हैं, डेल्टा m बाई m, ठीक है ना, और उसके बाद 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब आप लोग रिवाइज करके आएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर पेपर सॉल्व करने को मिलेगा। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस, तो यहाँ पर देखिए 4 और एक 5, इसमें है 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको हम लोग देखते नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। और इसमें देखिए 5 ये और 2 ये, कितनी सिग्निफिकेंट हो गई फिगर हमें? 7। तो 5 एंड 7, ठीक है ना। तो बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। अगर दशमलव लगा हुआ है तो राइट हैंड के 0 सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। यहाँ भी दशमलव लगा हुआ है तो राइट हैंड के 0 सिग्निफिकेंट माने जाते हैं, और बीच के जो 0 फंसे हुए रहते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, ये ठीक है ना। राइट हैंड के 0 भी सिग्निफिकेंट होते हैं, बीच के फंसे हुए 0 भी सिग्निफिकेंट होते हैं। बस लेफ्ट के जो खुले हुए 0 होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। लेफ्ट के खुले हुए 0 सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, और राइट के खुले हुए 0 सिग्निफिकेंट होते हैं अगर कहीं दशमलव लगा हुआ है तो, ठीक है ना। तो ये आसान क्वेश्चन माना जाएगा अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ना आता है तो। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ, अच्छा इनको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो पहला है नंबर 5.355, हमें यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। तो अगला नंबर 5 है, इसलिए वापस आएंगे और देखेंगे इवन है कि ऑड है, क्योंकि ये ऑड है तो एक बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो 5.36 हो जाएगा। अच्छा दूसरा नंबर देखिए 5.345 है, 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। जिसको हमें राउंड ऑफ करना है उसका अगला नंबर देखा जाता है। तो अगला नंबर 5 है, अगर 5 ही है तो वापस आते हैं और इवन ऑड देखते हैं। अगर इवन है तो वैसे ही छोड़ देते हैं, तो इस 4 को हम वैसे ही छोड़ देंगे और ये तो सही आंसर आ जाएंगे। 5.36 एंड 5.34, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। देखिए पहले हम उस नंबर पे निशान लगाते हैं जिस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है, फिर उसका अगला नंबर देखते हैं। अगर उसका अगला नंबर 5 ही है तो वापस आते हैं और ऑड होने पर 1 ऐड करते हैं और इवन होने पर वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए हम वापस आए, ऑड था तो 1 बढ़ा दिया, और वापस आए इवन था तो वैसे ही छोड़ दिया। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको राउंड ऑफ के रूल अच्छी तरह पता है तभी ये क्वेश्चन हो पाया होगा, अदरवाइज हो सकता है गलत हो गया हो। यहाँ पर देखिए 2 नंबर्स को हमें जोड़ना है। एक है 3.8 इंटू 10⁻⁻6 और एक है 4.2 इंटू 10⁻⁻5। तो पहली बात तो जोड़ने के लिए नियम ये है कि पावर पहले सेम होनी चाहिए, नहीं तो हम जोड़ नहीं पाएंगे। तो पावर सेम करना चाहते हैं तो अब सवाल ये उठता है कि हम दोनों पावर -6 करें कि दोनों पावर -5 करें। तो हमने ऑप्शन देखा तो सभी में पावर -5 में था, तो हमने तय कर लिया कि हमें पावर -6 को -5 में कन्वर्ट करना है। तो हमने इसको लिख दिया 0.38 इंटू 10⁻⁻5 और प्लस 4.2 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है ना। तो अब ये आसानी से जुड़ सकते हैं। तो 4.2 और 0.38 को हमने ऐड किया तो यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर 4 आ गया, और इंटू 10⁻⁻5 तो कॉमन में पड़ा ही हुआ है। अब देखिए हमें जोड़ने में ये नियम ध्यान रखना होता है कि जिसमें डेसिमल नंबर कम होते हैं उसी को आधार बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 डेसिमल नंबर है, मतलब दशमलव के बाद 2 नंबर है, और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 नंबर है। तो हमें कितना रखना होगा? 1 नंबर रखना होगा, 2 नंबर नहीं रखना होगा, बल्कि 1 नंबर ही हमें रखना होगा। हमें ऐड करना है। 3.8 है, अच्छा 4.2 है, अच्छा ठीक है,
-5 है, -6 है, हमने एक यहाँ ले लिया और हमने इसको -5 कर लिया, 4.2 और 0.388 हो गया, फिर यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया, तो 4.5 दशमलव के बाद एक ही नंबर। अच्छा, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब हमें दशमलव के बाद एक ही नंबर रखना है, तो हमें इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। इसको राउंड ऑफ करना है तो अगला नंबर देखा जाता है। अगला नंबर अगर 5 से बड़ा है तो वापस आकर 1 बढ़ा देते हैं, तो 5 को 1 बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, 6, 4.6 बाकी छोड़ देते हैं, और इंटू 10 टू द पावर -5। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। आंसर होगा सेकंड। इसमें दशमलव के बाद 2 नंबर है। एक सेकंड, पहले तो ये काम करिए कि दोनों पावर बराबर करिए, नहीं तो एडिशन नहीं हो पाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर ऑप्शन में 10 सभी में है, तो हमने 10 को डिस्टर्ब नहीं किया, हमने 10 को 10 में कन्वर्ट किया। अब ये जोड़ने के काबिल हो गया, हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमको ये रिजल्ट मिला, ठीक है ना। अब इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है और हमें सिर्फ 1 अंक रखना है, तो हमें इस अंक को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जिसको राउंड ऑफ करना होता है वहाँ निशान लगा लेते हैं, उसका अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर अगर 5 से बड़ा होता है तो वापस आते हैं और 1 बढ़ा देते हैं। तो 5 में 1 बढ़ा दिया तो 6 हो गया, बाकी तो छोड़ देते हैं, और ये तो लगा ही हुआ है, ठीक है ना। इस प्रकार से ऑप्शन सेकंड होगा। राउंड ऑफ आप जरूर देख लीजिए, राउंड ऑफ के रूल काफी कम लोगों को पता है। Which of the following physical quantities has neither unit nor dimension? किसमें ये ना यूनिट है ना डायमेंशन है। तो आपको मैं बताऊं, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। रिलेटिव डेंसिटी बराबर होता है वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर अपॉन वेट ऑफ द बॉडी इन एयर। तो न्यूटन माइनस न्यूटन अपॉन न्यूटन, तो ये हो गया न्यूटन बाई न्यूटन, यानी कोई यूनिट नहीं है, और जब कोई यूनिट नहीं है तो कोई डायमेंशन भी नहीं होगी, तो आंसर होगा रिलेटिव डेंसिटी। इसमें क्या होता है कि यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है। इसमें यूनिट और डायमेंशन दोनों होती है, इसमें यूनिट और डायमेंशन दोनों होती हैं। ये रिलेटिव वेलोसिटी है जिसकी यूनिट और डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगी। एंगल में यूनिट होती है डिग्री या रेडियन, लेकिन डायमेंशन एंगल को नहीं दी गई है। क्वेश्चन ये अच्छा है, निश्चित रूप से अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। Which of the following set have different dimension? किसकी डायमेंशन डिफरेंट है। वर्क, एनर्जी, हीट, ये सब सेम ही है, सब mL2T-2। वर्क, एनर्जी, टॉर्क सब सेम है, सब सेम है, सबकी डायमेंशन mL2T-2, mL2T-2, इन सबकी डायमेंशन भी mL2T-2 होती है, सबको मालूम होगा। प्रेशर, यंग मॉडुलस, स्ट्रेस, सबकी डायमेंशन प्रेशर के बराबर mL-1T-2। और डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कभी सेम नहीं हो सकते। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। तो जब इससे ये संबंध है तो इसकी डायमेंशन कभी इसके बराबर नहीं हो सकती है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार जरूर करिएगा। h/2π प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन किसके बराबर होती है, एंगुलर मोमेंटम के बराबर होती है। अगर आप देख पाए तो देख लीजिए, E बराबर h न्यू, तो mL2T-2 इज इक्वल टू h, और न्यू की डायमेंशन 1/T। इस प्रकार से h की डायमेंशन आ जाएगी mL2T-1। एक काम खत्म हो गया। अब आ जाइए, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन होती है mvr, ये हो गया mLT-1 और ये L, तो कितना आ गया बताइए, mL2T-1। तो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन हमेशा एंगुलर मोमेंटम के बराबर होती है। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। LCR इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहे हैं, तो C² LR की डायमेंशन हमें फाइंड करनी। बहुत ही बढ़िया सवाल है, और ये आपकी प्रैक्टिस में होगा तो हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, Q बराबर CV, तो C की डायमेंशन Q²/V, तो यहाँ पर हमने Q²/V लिखा। अब आ जाइए दूसरे नंबर पे।
सेकेंड नंबर पे आ जाइए। एक फार्मूला होता है इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। इस प्रकार से जो L की डायमेंशन होगी वो इंड्यूस ईएमएफ dt अपॉन डी आई के बराबर होगी। लिख दीजिए L की जगह पर इंड्यूस ईएमएफ dt अपॉन डी आई, ठीक है ना। और तीसरी बात मैं लिखने जा रहा हूँ V इज इक्वल टू आई आर, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वाले चैप्टर का फार्मूला है ये। इस प्रकार से R की डायमेंशन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट के बराबर होगी, तो यहाँ लिख दी हमने V अपॉन आई। इस प्रकार से हाँ Q बराबर CV, तो C की जगह पर Q बाई V, तो Q स्क्वायर बाई V स्क्वायर, तो ये V स्क्वायर और ये भी वोल्टेज कैंसिल हो गया, ठीक है ना। Q स्क्वायर यानी कि I स्क्वायर T स्क्वायर, Q बराबर IT, Q इज इक्वल टू आई टी, फॉर्मूला पता ही होगा आप लोगों को। तो आई स्क्वायर टी स्क्वायर और ये डी टी और यहाँ पर नीचे डी आई और ये आई, तो ये डायमेंशन कैंसिल हो गया, तो टी स्क्वायर डी टी यानी कि ये बन गया टी स्क्वायर टी यानी कि ये बन गया टी क्यूब, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए टी क्यूब, जिसमें ऑप्शन 3 सही है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपने बहुत तेजी से इस क्वेश्चन को नहीं लगाया तो फिर ये क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ सकता था, ठीक है ना। कुछ लोगों ने इसको छोड़ भी दिया होगा, मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया। सी को रिप्लेस करने का तरीका बता दिया, एल को रिप्लेस करने का तरीका बता दिया, आर को रिप्लेस करने का तरीका बता दिया, सब कुछ बता दिया, रिप्लेस कर भी दिया। और आखिरी में क्यू बराबर आई टी से हमने क्यू को भी रिप्लेस किया और फाइनली आंसर पे हम पहुंच गए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ क्वेश्चन तो आपको ध्यान भी रखने चाहिए। EG represent the energy density मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, समझ रहे हैं ना। तो ये ml-1 t-2 होगा। और G की डायमेंशन तो हमको पता ही है, G की डायमेंशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि LT-2, तो दोनों का रेशियो हमको फाइंड करना है। तो ml-1 t-2 अपॉन LT-2, तो t-2 कैंसिल हो गया और आ गया ml-2 कहाँ लिखा हुआ है, ml-2 ये लिखा हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा इसमें तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ा होगा। उम्मीद है सबका सही हो गया होगा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पीवी बराबर एनआरटी। आइए थोड़ा काम यहाँ भी कर लें। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। थोड़ा सा मैं आपको जल्दी करा रहा हूँ, केवल इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम आप पे बहुत ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वीडियो छोटा बने और आप कंटेंट देखें। आप हमारे उसको मत देखें कि हम आपको कितना देख रहे हैं कितना नहीं देख रहे हैं। हम कंटेंट पे फोकस हमेशा से करते हैं। आप कंटेंट देखिए, आपको जहाँ समझ में ना आए मुझसे मिलिए, पूछिए। ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। तो आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और इसकी डायमेंशन पीवी अपॉन एनटी के बराबर होगी, ठीक है ना। एमएल के फॉर्म में, एमएलटी के फॉर्म में हमको आंसर चाहिए, तो ये हो गया ml-1 t-2 और ये L की पावर 3 और ये है मोल की डायमेंशन और ये है टेम्परेचर यानी कि केल्विन। इस तरीके से ये ml बनेगा 2, है ना। ये देखिए 2 बनेगा और t की पावर -2 बनेगा और मोल इनवर्स बनेगा और केल्विन भी इनवर्स बनेगा। ml2 t-2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अच्छा सवाल है। अक्सर लोग उसमें मोल की डायमेंशन को MOL नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, हालांकि आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्पीड, एक्सीलरेशन और फोर्स को हमें यंग मॉडुलस से रिलेट करना है।
यंग मॉडलेट से हमें इनको रिलेट करना है, किनको, स्पीड को और एक्सीलरेशन को और फोर्स को, ठीक है ना, हमें यंग मॉडलेट से रिलेट करना है। तो इसके लिए हमें LHS और RHS को खोलना पड़ेगा। तो यंग मॉडल्स क्योंकि प्रेशर के बराबर, तो ml - 1T - 2 प्रोपोर्शनल टू LT - 1 की पावर A और एक्सीलरेशन LT - 2 की पावर B और फोर्स mLT - 2 की पावर C, ठीक है ना। इस प्रकार से आप डायमेंशंस को कलेक्ट करिए। तो m की डायमेंशन n की पावर C और L की पावर A प्लस B प्लस C, जबकि T की पावर -A -2B -2C निकल के आ रही है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग अब पावर्स को कंपेयर करेंगे। तो m की पावर को जब कंपेयर किया तो हमें पहला रिजल्ट तुरंत मिल गया, c बराबर 1। जब हमने l की पावर को कंपेयर किया तो a प्लस b प्लस c = हमें -1 मिला। और जब हमने t की पावर को कंपेयर किया तो हमें -a -2b -2c = -2 मिला। तो हम c का मान रख देंगे 1 में और 2 में और 3 में। तो पुट c in 2 and 3। तो हमें इस प्रकार से जब 2 में रखेंगे तो a प्लस b प्लस 1 = -1, यानी कि a प्लस b = -2 मिला, ठीक है ना। और जब हमने 3 में रखा c के मान को, 3 में रखा तो -a -2b -2 -2 से -2 कैंसिल हो गया और -a -2b = हमें 0 मिला, ठीक है ना। इस तरीके से अगर हम 4 और 5 को ऐड कर दें, 4 और 5 को ऐड करने पर देखिए ये +a और ये -a कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का b बचेगा = माइनस का 2 बचेगा, यानी कि b की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो b की वैल्यू 2 तो सभी में है, हाँ इन तीनों में है, तो अभी हमें और चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ c भी मालूम है, b भी मालूम है, तो अब हम लोग पुट इन 1 में रखें, c बराबर 1, ठीक है। तो a प्लस b प्लस c = -1 है। तो a की वैल्यू हमें अभी तक नहीं मालूम है और b की वैल्यू 2 मालूम है और c की वैल्यू 1 मालूम है, =-1। इस प्रकार से a की वैल्यू यहाँ पर आ रही है -4 और b की वैल्यू आ रही है 2 और c की वैल्यू आ रही है 1। a की वैल्यू -4, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1, ना फर्स्ट नहीं फोर्थ होगा। सावधानी से क्वेश्चन करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आमतौर पर छोड़ देना चाहिए। आपको अजीब लग रहा होगा ये बात सुन के, पर ये बात मैं आपको सच बोल रहा हूँ कि आपके नॉलेज के लिए तो अच्छा है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आपका टाइम खराब करता है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, मैक्सिमम नीट में ऐसा आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि इतना टाइम खराब करना और फिर देखिए इतनी जल्दी हमने तो काम कर लिया, हो सकता है आप कर भी पाए ना भी कर पाए, हड़बड़ा जाएंगे, ये सवाल आपका हो नहीं पाएगा और 2-3 क्वेश्चन का समय और आपका खराब हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आप खूब पहचान लीजिए जिसमें कहा जाता है कि ये इससे कैसे रिलेट करेगा। तो ये बड़ा, हमेशा ये क्वेश्चन बड़ा ही होता है, ये कभी छोटा होता ही नहीं है।
लेकिन नीट में ऐसा बड़ा क्वेश्चन दिया जरूर जाता है, लेकिन दिया इसलिए जाता है कि समझदार स्टूडेंट इसको तुरंत छोड़ दे और बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करके अपना नंबर बना ले जाए। क्वेश्चन क्या है भैया जल्दी बताओ। हाँ, ऐसा क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इसको पहचानिए। ऐसे एक आध नहीं, आपको बुक्स में ऐसे 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक चैप्टर में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको एग्जाम में छोड़ देना है। अभी आप करिए तो करिए। तो कहते हैं कि 2.3 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो कोई भी बता सकता है कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इनका रेशियो कितना होगा, 2/3 होगा। पहला ऑप्शन सही है, आसान क्वेश्चन है। इसमें 3 है, ये 0 सिग्निफिकेंट है क्योंकि नंबर्स के बीच में जो 0 फंसा होता है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। बीच में जो सैंडविच 0 होता है, सैंडविच 0, सैंडविच मतलब बीच में फंसा हुआ, हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। एमिसिव पावर, एमिसिव पावर उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ये होती है एमिसिव पावर। एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो ml2 t-2 अपॉन t और l की पावर 2, तो l की पावर 2 से 2 कैंसिल हो गया, m और ये t की पावर -3 आ गया, क्योंकि ये -2 और ये -1 ऊपर जाके -3 बना देगा, ठीक है ना। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 0.1, पिच दी हुई है, लीस्ट काउंट पूछा गया है। लीस्ट काउंट बराबर होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स इन स्फेरिकल स्केल 50 पार्ट, तो ये हो गया 1/500 मिलीमीटर, यानी कि 0.002 मिलीमीटर। ये फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है स्क्रू गेज के। 0.002 हो गया। आगे बढ़ें, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने कहा था आपसे कि बाईं तरफ के खुले जीरो कभी भी सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते, और इसमें कहा गया है कि ट्रेलिंग जीरोज जो लेफ्ट में होते हैं वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो रीजन है वो सिर्फ इसको तो एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो दोनों सही हैं, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर रहा। वो आधे पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है और आधे पार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। वो ये तो एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लेकिन वो ये नहीं एक्सप्लेन कर रहा कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असर्शन है कि मास और स्पीड में परसेंटेज एरर दी हुई है 3%, 5%, और काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर लिखनी है, तो ½ mv²। तो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन m प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन v। तो परसेंटेज एरर इन m कितना है बताओ, 3 × 2, हाँ, प्लस 2 × v में होने वाली परसेंटेज एरर 5, तो ये हो गया 3 और ये 10, तो कितना परसेंट हो गया बताइए, 13%, ठीक है ना। तो देखिए ये बिल्कुल एक स्टेटमेंट है, और रीजन कितना अच्छा आंसर दिया हुआ है। रिलेटिव एरर डेल्टा E/E बराबर डेल्टा M/M प्लस 2 टाइम्स डेल्टा V/V, यानी कि परसेंटेज एरर इज इक्वल टू परसेंटेज एरर M प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर V, यानी कि दोनों सही हैं, और रीजन असर्शन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने में सक्षम है। तो आपका ऑप्शन होगा 4th। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा ये। चौबीसवें क्वेश्चन में आपको पूरी तरह से चारों अलग अलग निकालने पड़ेंगे। एंगुलर मोमेंटम,
J बराबर एम वी आर यानी कि एम एल टी माइनस वन और L, सो दिस बिकम एम एल टू टी माइनस वन। किससे रिलेट कर गया? एम एल टू टी माइनस वन, तो A रिलेट कर गया सेकंड से। अब आ जाइए टॉर्क बराबर F इंटू आर यानी कि एम एल टी माइनस टू एल यानी कि एम एल टू टी माइनस टू एम एल टू टी माइनस टू। ये देखिए फर्स्ट से रिलेट कर गया। इंडक्टेंस की डायमेंशन हम पहले भी बता चुके हैं, एल डी आई ओवर डी टी, और ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। तो अब हम डायमेंशन लिखने जा रहे हैं एम एल टू टी माइनस टू अपॉन ए टी इक्वल टू एल, और ये एम्पियर और ये टी, तो ये टी से टी कैंसिल हो गया और ये ए नीचे आएगा। तो एम एल टू टी माइनस टू, सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन हो गई एम, ये सेल्फ इंडक्टेंस है, ये लेंथ नहीं है, ये सेल्फ इंडक्टेंस है, मैं स्टार बना दे रहा हूँ, इसको लेंथ ना समझिएगा, ये सेल्फ इंडक्टेंस है। देखिए एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू और ए माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, ये देखिए फोर्थ से रिलेट कर गया और हीट लेटेंट हीट इससे रिलेट हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन जो भी बने आप इसमें चॉइस कर लीजिए। मैंने बता दिया ए सेकेंड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ और डी थर्ड से रिलेट करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको सारी चारों के चारों डायमेंशन चेक करनी ही पड़ रही हैं। और इन दोनों नंबर्स को 3 अंकों तक राउंड ऑफ करना है, 7, 4, 5, 3 अंकों तक। तो यहाँ इसको राउंड ऑफ करना है। इसका अगला नंबर देखो 5 है, वापस आओ इवन ऑड देखो, इवन है वैसे ही छोड़ दो, 4, 7.2, ठीक है ना। आइए सेकंड नंबर देखते हैं 2.735, इसको थर्ड, हाँ 3 सार्थक अंकों तक सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ करना है, 1, 2, 3, यहाँ इसको राउंड ऑफ करना है। अगला नंबर देखा 5 है तो वापस आएंगे इवन ऑड देखेंगे, अगर ऑड है तो 1 बढ़ा देंगे, तो 3 से 1 बढ़ाए 4, 7.2, 2.74, 2.74 दोनों यही आएंगे। तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये मैंने आपको 25 क्वेश्चन आपको फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर दिए हैं, और बचे हुए 25 क्वेश्चन में आपको सेकंड पार्ट अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस कर दूंगा। तो आप एक पार्ट देखिए पहले, समझ लीजिए, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन कठिन लगा हो तो उसको एक बार और ठीक से देख लीजिए, और बचे हुए 25 क्वेश्चन हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है।